हेलो बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के सारे कंसेप्ट समझाए थे और फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। मैटर वेवलेंथ के बारे में भी आपको बताया था, एक बहुत सारा बढ़िया फॉर्मूले का चार्ट बनवाया था और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराया था। मॉडर्न फिजिक्स के आज के लेक्चर में हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य मैटर वेव के बचे हुए सवाल सॉल्व करेंगे और फिर आपको एटॉमिक फिजिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। क्या कवर करेंगे बेटा? एटॉमिक फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सवाल देखते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा से संबंधित कण के संवेग के परिवर्तन में अगर मैं संवेग परिवर्तन करूं तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किस तरह से परिवर्तित होगा उसको ग्राफ के संबंध में बताया। ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। यही तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला है। अब साफ साफ देख रहे हैं आप, एच तो है साहब आपका प्लैंक कांस्टेंट और लैम्ब्डा संवेग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो जब भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक अति परवलयाकार, मतलब अति आयताकार बोलते, सॉरी, इसको अति आयताकार ये ग्राफ बनेगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का ग्राफ किसी भी भौतिक राशि के संबंध में पूछे, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही बनता है। ये शायद मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, मैंने कुछ ही सवाल कराए थे, तो आपको फटाफट मैं यहां पे समझाऊं कि तरंगदैर्घ्य का यदि वेरिएशन हम वेग के वेरिएशन के साथ देखें या द्रव्यमान के वेरिएशन के साथ देखें या गतिज ऊर्जा के वेरिएशन के साथ देखें या संवेग देखें या ताप देखें या आवेश देखें या विभव देखें, सभी के संबंध में इसका वेरिएशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा या रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं लैम्ब्डा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, तो पी के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अब बेटा यहां पे एम इंटू वी लिखोगे तो मास और वेलोसिटी दोनों के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। और अगर आप संवेग को लिखते हो रूट अंडर 2m के ही, आप कहेंगे सर ये सूत्र से हम बनाए तो लैम्ब्डा रूट एम के व्युत्क्रमानुपाती है, इस सूत्र से बनाए तो लैम्ब्डा एम के व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती ना, तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या उसके जैसा ही बनेगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं? 3/2 kVT, तो नीचे ही आ जाएगा रूट ताप के व्युत्क्रमानुपाती। तो खत्म, ग्राफिकल एनालिसिस खत्म। चाहे सवाल कुछ भी हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही बनेगा और कुछ बन ही नहीं सकता, और कुछ बन ही नहीं सकता। चलिए आगे देखिए। एक फोटोन तथा एक प्रोटॉन की समान ऊर्जा है। एक फोटोन और प्रोटॉन की ऊर्जा समान है, तो उनके डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात बताएं। किसके किसके? फोटोन ऊपर है और प्रोटॉन नीचे, इसका खास ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चा सब कुछ सही निकालता है लेकिन डिवाइड उल्टा कर देता है, ठीक है, और सबसे खराब बात यह है कि वो भी ऑप्शन में उसको दिख जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोन के बारे में। दोनों की ऊर्जा, कुल ऊर्जा ई दी हुई है, ठीक है। तो फोटोन के बारे में बात करेंगे हम। अगर फॉर फोटोन, तो फोटोन के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है HF। अगर आपको ऊर्जा लिखना है तो यही लिखेंगे, संवेग लिखना है तो यही लिखेंगे, E बराबर PC और E की वैल्यू HF। द्रव्यमान लिखना है तो भी यही लिखेंगे, सारे में ये आता है। तीव्रता लिखना है तो भी ये लिखेंगे। कैसे? तो तीव्रता में कुल ऊर्जा, तो NHF ही तो आएगा। F को लिख देंगे C बाई लैम्ब्डा, और लैम्ब्डा इधर चला जाएगा तो आप लिख सकते हैं लैम्ब्डा इज इक्वल टू HC बाई E। ये किसके लिए है? फोटोन के लिए है। किसके लिए है? फोटोन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन की बारी आती है, तो बच्चा गलती से, सॉरी प्रोटॉन की बारी आती है, तो बच्चा गलती से E बराबर HF ही लिख देता है प्रोटॉन के लिए, और प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य लिख देता है C बाई लैम्ब्डा। एकदम गलत, महाभयात, घटिया। सर क्यों? इसलिए कि ये फॉर्मूला जो है E इज इक्वल टू HC बाई लैम्ब्डा या E इज इक्वल टू HF, ये सारे फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ, ये सारे फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए सही है। मैंने आपको बताया था ये बात। E इज इक्वल टू HF सिर्फ फोटोन का ही फॉर्मूला हो सकता है। आप इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए E बराबर HF नहीं लिख सकते। तो सर अब इसका तरंगदैर्घ्य कैसे देखें? मैटर वेव के लिए किसी भी पदार्थ कण का तरंगदैर्घ्य, कण तरंग की तरह व्यवहार करता है, उसी का तो तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली ने बताया था। तो यहां से तरंगदैर्घ्य आ जाएगा लैम्ब्डा इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान से सोच के बताइए। लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1/p, p को लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ काइनेटिक एनर्जी E। ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर। देखो ना, दोनों, एक फोटोन तथा प्रोटॉन की समान ऊर्जा E है, दोनों की ऊर्जा तो E ही है। अब ये आपका प्रोटॉन का आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए,
तो लेमडा ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ प्रोटॉन। खास बात यह है कि निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होगा, मतलब ऊर्जा के समानुपाती पूछा है, तो हम बाकी टर्म को इग्नोर करेंगे, 2m को, hc को। तो फोटोन में नीचे आएगा E, फोटोन में नीचे आएगा E, एंड प्रोटॉन की बात करेंगे तो ऊपर आएगा √E। अगर मैं √E को E से कैंसिल करूं तो 1/√E इज अ करेक्ट आंसर। 1/√E किस में आ रहा है, थर्ड में। 1/√E किस में आ रहा है, थर्ड में। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 स्थितियां प्रदर्शित हैं, 4 स्थिति दिया हुआ है। क्या है 4 स्थिति में? जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन, मतलब चारों स्थिति में एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन देखिए, माइनस चार्ज इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। तो कौन सी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वर्धमान है? वर्धमान का मतलब होता है बढ़ता हुआ। कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं हिंदी मीडियम के नाम पे कलंक हो तुम यार। वर्धमान का मतलब नहीं समझ में आता तुम्हें। वर्धमान का मतलब होता है बेटा बढ़ता हुआ। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना। अपन पहले केस की बात करें तो पहले केस से नहीं, अपन चौथे केस की बात करते हैं क्योंकि चौथा केस देखना आसान है। एक बात बताओ, जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई बल नहीं लगाता। मतलब इस पर जो चुंबकीय बल लग रहा होगा वो 0 लगेगा। अगर चुंबकीय बल 0 है तो त्वरण 0 होगा, त्वरण 0 होगा तो वेग नियत होगा, और वेग नियत है तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, नियत। क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू होता है h/mv। मास तो नियत है, वेग भी नियत है। यहां भी देखिए बल 0 हो जाएगा तो यहां भी लेमडा क्या हो जाएगा, नियत। लेकिन आप यहां पे देखें यहां पे देखें विद्युत क्षेत्र के समानांतर, देखो एरो मतलब इस तरह भाग रहा है और विद्युत क्षेत्र भी आगे है। नेगेटिव चार्ज पे किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है और जा रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। मतलब इसका वेग और बल में 180 डिग्री का कोण बन रहा। मतलब ये इसका हो रहा मंदन। मंदन का मतलब वेग के विपरीत दिशा में बल है तो विपरीत दिशा में त्वरण होगा तो इसका मंदन होगा, मतलब इसका चाल घटता जाएगा। और चाल घटेगा तो लेमडा बढ़ेगा, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू तो h/mv। चाल घटेगा तो लेमडा बढ़ेगा। ठीक बात है। और यहां देखो, और यहां देखो, यहां पे देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बोलो, आगे, और सॉरी पीछे, और इलेक्ट्रॉन जा रहा आगे। मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहा है और विपरीत दिशा में ही बल लगता है। तो वेग और बल के बीच में हो गया 0 डिग्री का कोण। तो यहां से वेग बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। तो आपका सही आंसर वर्धमान वाला हो जाएगा दूसरा। बहुत ही जोरदार सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है बेटा। नेक्स्ट देखिए प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लेमडा 25% से बढ़ती है। अब ये मुश्किल सवाल है थोड़ा, सर आपने पढ़ा है, ये मुश्किल सवाल कैसे बोल दिया। देखो ऐसा है कि जब परिवर्तन 5% हो या उसके आसपास हो तो यह आसान सवाल होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि छोटे परिवर्तन के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली एरर एनालिसिस का मेथड लगाएंगे, और बड़े परिवर्तन हो तो आपको मेथड लगाना पड़ेगा कन्वेंशनल चेंज का। समझ में आया कि नहीं है? कन्वेंशनल चेंज भी वैसे आसान होता है, बट डिपेंड करता है कि फॉर्मूला कैसा है। सामने सामने हो फॉर्मूला में तो आसान होता है, ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत होता है। बता दो ऊपर नीचे का मतलब घबराना नहीं है। और सामने सामने हो या ऊपर नीचे हो, अगर परिवर्तन 5 से 6-7% तक है तो सवाल आसान होता है। देखो यहां पे परिवर्तन कितना है, 25%। परिवर्तन 25% है तो दिक्कत है। क्या परिवर्तित हुआ है 25%? सर लेमडा, तो लिख ले इधर, लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल बटा लेमडा इनिशियल गुना 100 बराबर 25%। 25% है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज चेंज हो गया। ये दिया हुआ इधर संवेग P नॉट से घटता है, मतलब घटता है, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ P नॉट हो जाएगा। क्यों घटा है ना, बोला है ना घटा है, तो घटना मतलब कम होना, तो अंतिम कम है और प्रारंभिक ज्यादा, तो PF माइनस PI करोगे तो माइनस P नॉट आएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो प्रारंभिक संवेग कितना था बताइए। तो सुनिएगा ध्यान से हम जानते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू होता है h/p। यही दिक्कत है, P अगर ऊपर होता ना तो सामने सामने में आसान होता घटाना जोड़ना, लेकिन नीचे आ गया अब यहां पे अगर आप लिखेंगे लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल बटा लेमडा इनिशियल गुना 100, मतलब वेवलेंथ में परसेंटेज परिवर्तन, जो कि 25 के बराबर है। 25% मतलब 25 है। हाँ, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसकी वैल्यू 25 है।
है तो ये 25 लेकिन जब इधर आप देखेंगे तो लेमडा फाइनल की वैल्यू होगी 1/p फाइनल। बेटा h/p है तो h तो ऐसे भी कांस्टेंट है, लिखोगे तो भी कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट पे चेंज डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे फाइनल में p फाइनल माइनस 1/p इनिशियल, 1/p इनिशियल बटा 1/p इनिशियल। देखो लेमडा इनिशियल मतलब 1/p इनिशियल गुना 100। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। ये आपको लिखना पड़ेगा। अरे भाई लेमडा h/p के बराबर, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रखी है ना मैंने, यहाँ पे लेमडा इनिशियल की वैल्यू रखी है, यहाँ पे लेमडा इनिशियल की वैल्यू रखी है। तो अब ये तो आपको 25 दिया हुआ है, 100 को नीचे ले आओगे तो ये 25/100 हो जाएगा एज इट इज। यहां पे हमें डेल्टा पी की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हम पुट करें कैसे? ये तो पी फाइनल पी इनिशियल के टर्म्स में, तो यहां पे एलसीएम लेंगे बेटा। तो ये आ जाएगा आपका पी इनिशियल माइनस पी फाइनल बटा पी इनिशियल इंटू पी फाइनल, और ये पी इनिशियल को आप ऊपर ले जा सकते हैं, ये पी इनिशियल से पी इनिशियल कट जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको पी नॉट दिया हुआ है। बिल्कुल ये पी नॉट है कि माइनस पी नॉट है? पी नॉट है, पी नॉट है। देखना पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, देख पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, तो इसकी वैल्यू आएगी पी नॉट। तो इसको रख दो, या अभी रहने दो, हमें तो इनिशियल मोमेंटम चाहिए ना, तो अभी रख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, रख दो। पी नॉट बटा पी फाइनल इधर आ जाएगा 1/4, तो पी फाइनल इधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ, तो फाइनल मोमेंटम आ गया 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट। ये रहा तेरा, लेकिन ये आंसर में नहीं दिखेगा और आंसर में अगर ये टिक करते हो तो ये गलत है, 4 पी नॉट, क्योंकि ये फाइनल मोमेंटम है, आपको तो इनिशियल चाहिए। आप यहां पे देखिए इनिशियल पी एफ माइनस पी आई बराबर माइनस पी नॉट, तो यहाँ पे पी फाइनल को 4 पी नॉट रखेंगे, 4 पी नॉट माइनस पी इनिशियल बराबर माइनस ऑफ पी नॉट, माइनस ऑफ पी नॉट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 पी नॉट इज इक्वल टू पी इनिशियल। इसलिए बोल रहा था ये मुश्किल सवाल हो गया थोड़ा। कितने लोगों ने कर लिया था जरूर बताना कि सर हमने ये सवाल तो कर लिया था। पी फाइनल 5 टाइम्स ऑफ पी नॉट इज अ करेक्ट आंसर। इसी की जगह पे अगर छोटा चेंज होता ना तो कब का सवाल हो गया होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि कण की गतिज ऊर्जा इसके पूर्व मान का 16 गुना बढ़ाया जाता है, पूर्व मान का 16 गुना बढ़ाया जाता है, तो कण की डिब्रोगली तरंगदैर्घ्य से प्रतिशत परिवर्तन कितनी होगी? 16 गुना बढ़ाने पे कितना गुना चेंज हो जाएगा ये देखो। लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √2m के। अगर काइनेटिक एनर्जी को 16 गुना बढ़ाओगे, यहां पे नीचे 16 रख दोगे, तो √16 होता है 4, मतलब जो तरंग दैर्घ्य है वो 1/4 हो जाएगा। बताओ ये समझ आया कि नहीं है? 1/4 हो जाएगा, और 1/4 होने का मतलब हो गया कि वो 75% कम हो जाएगा। मतलब 1/4 कोई चीज हो जाए, आधा हो जाए मतलब 50% कम हुआ है, 1/4 हो जाए मतलब 25% बचा है, मतलब 75% कम हुआ है। तो de Broglie तरंग दैर्घ्य में प्रतिशत परिवर्तन 75 होगा। सर हमको नहीं आया, तो तू कर ले, तू कर ले, लिख लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल बटा लेमडा इनिशियल गुना 100, यही तो करेगा ना। अब बता यहां पे लेमडा फाइनल की वैल्यू रख दूं, लेमडा इनिशियल बटा 4 माइनस लेमडा इनिशियल बटा लेमडा इनिशियल गुना 100 गुना 100। तो यहां से एक मिनट, ये 25% कैसे आ रहा है? अच्छा 25 नहीं आएगा, रुक तो जा। देखो लेमडा इनिशियल कॉमन निकाल के काट लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3/4, 3/4 गुना 100, ये कटेगा 25, 100/4 25, 25 दिए 75, ये आंसर। तो पहले समझ आ गया ना, 1/4 हो गया, तो बचेगा कितना? 25%। तो कम कितना हुआ? तुमसे कितना बचा है वो थोड़ी ना पूछ रहा है, de Broglie तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन पूछा है, तो पहले तो जितना था उसी को हम 100% बोलेंगे। अब उसका 1/4 हो गया है, मतलब 25% बचा है, तो चेंज 75% हुआ है। बहुत इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, यदि समान ऊर्जा E के इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य लेमडा E व फोटोन की तरंग दैर्घ्य लेमडा P किस प्रकार से संबंधित होंगे? अब इसने क्या किया है, सवाल वही है जो पहले था, नीट 2013 का है, यही सवाल है। देख सवाल यही है जो भी हमने किया हुआ है, सॉल्व यही है, यह आया था ना रिलेशन, यही है सवाल, de Broglie तरंग दैर्घ्य का अनुपात है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन का de Broglie तरंग दैर्घ्य एक दूसरे पे किस तरह से निर्भर करेगा, मतलब ऊर्जा उनका अनुपात नहीं पूछा है, वो लोग एक दूसरे पे किस तरह से निर्भर करेगा। देखो इंटेलिजेंटली इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझना, मतलब इसमें समान ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन और की तरंग दैर्घ्य लेमडा ई व फोटोन की तरंग दैर्घ्य लेमडा पी है। पिछले सवाल भी तो यही था, समान ऊर्जा था और उनके तरंग दैर्घ्य लेमडा फोटोन बटा लेमडा प्रोटॉन का अनुपात पूछा था। यहां पे सर इलेक्ट्रॉन है, उससे क्या फर्क पड़ता है, पार्टिकल तो है ना, कुछ उसका मास होगा, कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, यही तो होगा और क्या होगा। चलो देखो ध्यान से
चलो देखो ध्यान से, समान ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा ई व फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा पी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोन की, हमेशा फोटोन की, क्योंकि फोटोन की बात करना आसान है। सिंपल ई बराबर होता है एस सी बाई लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा एस सी बाई ई, ये फोटोन की बात हो गई, लेमडा पी, ये देखो लेमडा पी। और जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, समझिएगा प्लीज, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एच बटा रूट अंडर 2m हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा। यहां से रूट को इधर ले आओ, रूट को इधर ले आओ, तो लेमडा ई का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा 2m बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? और हमें किस प्रकार से संबंधित है, समानुपाती देखना है। तो समानुपाती में हमेशा नियतांक को हम इग्नोर करते हैं, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हम देखें लेमडा ई, लेमडा और इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर 1/e के व्युत्क्रमानुपाती है, और यहाँ फोटोन 1/e के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यहां से अगर आप दोनों सूत्र में ई मिल गया है, तुम सिर्फ ई को ही बराबर कर दो, तो तुम्हें यह दिखेगा कि लेमडा ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो यहां पे देखते हैं, लेमडा ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर, कहीं नहीं, लेमडा ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर, ये आया। लेकिन आप यहां पे कंफ्यूजिंग है अगर थोड़ा है, तो ढंग से बाकी के ऑप्शंस भी वेरीफाई करिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं लेमडा ऑफ फोटोन रूट लेमडा ई, तो ये तो गलत हो गया। उधर चलिए, लेमडा ऑफ फोटोन समानुपाती है लेमडा ई के, गलत हो गया। और लेमडा ऑफ फोटोन 1/λ ई है, ये भी गलत हो गया। देखिए बेटा, आप समझिए, आप दोनों को डिवाइड करिए, तो लेमडा ऑफ फोटोन बटा लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को डिवाइड करेंगे। कांस्टेंट को तो वैसे भी इग्नोर करना है, ये भी 1/e, ये भी 1/e, तो कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, लेमडा ई का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1, मतलब लेमडा ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। अरे देख, नीचे ई और ये कट गया, और कांस्टेंट को हमें ऐसे ही नहीं लेना। जोरदार सवाल है बेटा, और ठीक ऐसा सवाल नीट 2016 में एक बार और पूछा था, उसको हम करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इतना के चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित एक अल्फा कण 0.83 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में गमन करता है, तो कण के संबंध में डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान बताया। तो ये लास्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। फोर्स इज इक्वल टू होता है QVB, और सर्कुलर पाथ में चलने के लिए फोर्स चाहिए mv²/r। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कटेगा, तो इधर बचेगा, इधर बचेगा QBr इज इक्वल टू mv, मतलब ये संवेग बराबर हो गया QBr। तो लेमडा इज इक्वल टू होगा h बटा p होता है, p को रखेंगे आप QBr। h की वैल्यू रखिए 6.67 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई चार्ज, एक अल्फा कण, तो अल्फा कण का चार्ज होता है 2e, मतलब लिखेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.25 वेबर, और तरंग दैर्ध्य कितना है 0.83 इंटू 10⁻², क्योंकि मीटर में आप रखेंगे रेडियस की वैल्यू, रेडियस दी हुई है। देखिए ना, सारे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, चार्ज भी अपने को पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, रेडियस भी पता है, और इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया भी नहीं। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 एंगस्ट्रम या 0.1 एंगस्ट्रम के आसपास इसका आंसर आ जाता है। बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप खुद करिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, किसी इलेक्ट्रॉन के संवेग में p जितना परिवर्तन करने पर, मतलब संवेग में p जितना परिवर्तन, मतलब डेल्टा p इज इक्वल टू p है। ये सवाल में गिवन है, मैंने नहीं लिखा है। किसी इलेक्ट्रॉन के संवेग में p जितना परिवर्तन किया है, तो संवेग में परिवर्तन है p, तो उसे डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य में 0.5 का परिवर्तन होता है। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 0.5, ये बढ़िया है। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक संवेग ज्ञात करें। इसमें भी इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक संवेग, मतलब सवाल का पूरा लैंग्वेज पिछले वाला जैसा सवाल हमने सॉल्व किया है, ठीक उसी तरह का है। सवाल का पूरा लैंग्वेज ठीक उसी तरह का है, थोड़ा भी चेंज नहीं है, डिट्टो सेम है, लैंग्वेज पूरा का पूरा डिट्टो सेम है। लेकिन ये सवाल आसान होगा। कैसे? क्योंकि बेटा यहां पे परिवर्तन 0.5 है, 0.5 परिवर्तन हो तो डायरेक्टली देखिए हम क्या करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, चलो बढ़िया, हम ये कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे और डायरेक्टली लिखेंगे डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा p/p। एरर एनालिसिस में डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि सर माइनस क्यों लगाया, एरर में माइनस आता नहीं। तो हम यहाँ पे चेंज देख रहे हैं, एरर एनालिसिस का कंसेप्ट यूज करके हम देख तो चेंज ही रहे ना। अब देखो आसानी से, डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इंटू 100,
और इंटू 100, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो ये है गया वेवलेंथ में प्रतिशत परिवर्तन, जो कि 1/2 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया साहब। डेल्टा पी उसने क्या दिया हुआ है, पी के बराबर, चलो ये पी के बराबर, ये इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन परिवर्तन पी के बराबर, ये आपका इनिशियल मोमेंटम गुना 100, तो पी इनिशियल इधर आ जाएगा, 2 इधर आ गया, तो 200 पी आ गया। निगेटिव में है, लेकिन निगेटिव में कोई ऑप्शन है नहीं, ये 200 पी इज द करेक्ट आंसर। सीधा आंसर ही आ गया, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। देखिए, 2 विकिरण जिनकी फोटोन ऊर्जाएं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले एक प्रकाश संवेदी धात्विक पृष्ठ पे क्रमशः प्रदीपित करते थे, उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चालक अनुपात क्या होगा। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल आ गया बीच में गलती से, ये आपने कर लिया है, या नहीं भी किया तो हमने बता दिया आपको करना। ये एक जोरदार सवाल और, एक एम द्रव्यमान विराम में रखा है, एक एम द्रव्यमान का वस्तु विराम में रखा है, अब ये 3:1 के भाग में टूट जाता है। मतलब मान लो एक छोटा द्रव्यमान है m, तो दूसरा द्रव्यमान होगा 3m, इन दोनों का सम कैपिटल M के बराबर होगा। ये टूट गया अचानक से, तो दोनों हटे हुए, टूटे हुए ना, हट जाता है मतलब हट जाता है, मतलब टूट जाता है लिखना था यहाँ पे, टूट जाता है। तो दोनों टूटे हुए भाग के डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। तो आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत जानते हैं, अगर ये विराम में है तो इसका प्रारंभिक संवेग 0 होगा, और इसको किसी ने पत्थर मार के नहीं तोड़ा, खुद टूट के विपरीत दिशा में भागा है, तो दोनों टूटे हुए हिस्से का संवेग का परिमाण समान और दिशा विपरीत होगा। परिमाण समान और दिशा विपरीत है, इसका साफ साफ मतलब है कि इनका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात समान होगा, इनका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात समान होगा, क्योंकि दोनों का संवेग का परिमाण समान है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, h/p। बताओ, टूटे हुए हिस्से का वेग अलग हो सकता है, द्रव्यमान अलग हो सकता है, लेकिन उनका संवेग तो समान होगा, और अगर संवेग समान है तो ये आपका तरंग दैर्ध्य भी समान होगा। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात होगा 1:1। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, 1:1। ठीक है, अब आते हैं अपना जो मेन टारगेट था, सवाल तो सॉल्व करना मेन टारगेट ही होता है, सवाल सॉल्व करना ही मेन टारगेट है, क्योंकि असल में तुम कितना ही फॉर्मूला लैम्डा बराबर h/p, लैम्डा बराबर h/p रट लो, लेकिन लास्ट में जाके तुम्हें क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है। लास्ट में जाके क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है। चलिए आइए देखिए, एटॉमिक फिजिक्स। ये जो एटॉमिक फिजिक्स है वो बहुत ही डिटेल में केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे, है ना, बहुत डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है, लगभग वही है, थोड़ा सा अलग होता है। तो हम फिजिक्स में जितना कुछ समझाना है, पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन है। तो इस चैप्टर को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के सारे सवाल लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से फिजिक्स में भी सवाल आ सकते हैं और केमिस्ट्री में भी सवाल आ सकते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। और एटॉमिक ये तो सारी चीजें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा कॉमन होता है। तो चलिए देखते हैं, जे थॉमसन के बारे में समझते हैं। तो जे थॉमसन एक ऐसा साइंटिस्ट था, जे थॉमसन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया था, और इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। एंड जे थॉमसन का बेटा था जीपी थॉमसन। जीपी थॉमसन सन ऑफ, एसयूएन वाला नहीं, एसओएन, बेटा, सन ऑफ जे थॉमसन, जे थॉमसन। जीपी थॉमसन इज सन ऑफ जे थॉमसन, ऑल्सो गेट नोबेल प्राइज फॉर द वेव नेचर ऑफ, मतलब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वेरिफिकेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए जीपी थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला। और इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला। मतलब होल फैमिली, जे थॉमसन फैमिली, होल थॉमसन फैमिली इज इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब साहब, इलेक्ट्रॉन से उनका पूरा खानदान चल गया। एक ने इलेक्ट्रॉन को खोजा और एक ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को प्रूव करके नोबेल प्राइज ले गया। तो इसको नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए, जे थॉमसन को, और इसको इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन ने इनके पूरे खानदान को संवार दिया। अच्छा, जे थॉमसन ने और क्या किया, तो जे थॉमसन ने पहली बार एटम के अंदर क्या होता है उसको समझने के लिए एक एटॉमिक मॉडल दिया था। मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल का मतलब होता है, मान लो हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते,
तो हम क्या करते हैं कि हम उसका एक मॉडल बनाते हैं और कहते हैं कि इसी के जैसा होता होगा, इसी के जैसा कुछ उसका प्रकृति बिहेवियर होता होगा। तो जे थॉमसन ने पहला मॉडल बनाया था जिसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, एटॉमिक मॉडल बोल सकते हैं आप, प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल। इसमें जे थॉमसन कहते हैं कि असल में होता क्या है, जो हम एटम की बात करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, जो मैंने ढूंढा है पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का पहली बार एग्जिस्टेंस जे थॉमसन ने ही बताया था। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज इम्बिडेंट बिटवीन द प्रोटॉन्स। तो जे थॉमसन कहते हैं कि पूरे एटम के अंदर प्रोटॉन हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये जो प्लस प्लस मैंने लिखा है ये क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज इन्वेंट हो गया था, प्लस ही के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो इन प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन इम्बिडेड होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के बीच में इम्बिडेड होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूरे एटॉमिक स्पेस में हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने नहीं बोला था, जे थॉमसन ने बोला था। जे थॉमसन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पूरे एटॉम के अंदर एटॉमिक स्पेस में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और ऐसा नहीं हो कि आधे में प्रोटॉन आधे में इलेक्ट्रॉन, ऊपर आधे में इलेक्ट्रॉन नीचे आधे में प्रोटॉन, ऐसा नहीं है। प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और हर प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड होगा, मतलब फंसा होगा, बीच बीच में होगा। यह है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। बोलेगा ये एटॉमिक मॉडल है इसका, जे थॉमसन का। चलो ठीक है। लेकिन कुछ ही समय बाद रदरफोर्ड, जो जे थॉमसन का स्टूडेंट था, उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया एक, और उस एक्सपेरिमेंट में मुझे पता चला है कि जो सारे के सारे प्रोटॉन होते हैं वो एटम के अंदर उसके सेंटर पे पिन पॉइंटेड स्पेस में होता है। लोगों ने पूछा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया भाई, जो अंदर जाके तूने देख लिया। एक एटम का जो साइज होता है, रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होता है। 1 एंगस्ट्रम का मतलब हो गया 10 का पावर -10 मीटर, मतलब नैनोमीटर से भी छोटा। समझने की कोशिश करिए, एक एटम नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो जो एक एटम नैनोमीटर से भी छोटा है उसके अंदर जाके तूने कैसे देख लिया भाई, तो बोला एक्सपेरिमेंट किया है जिसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल इमीटर जो 82 BI सोर्स लिया, यहां से ऑलमोस्ट 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी कितना हो गया 5.5 MeV का अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण यहां से 5.5 MeV, बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया, का अल्फा कण बम्बार्ड किया। और क्या किया, सामने गोल्ड फॉयल का टारगेट ले लिया। किसका टारगेट ले लिया बेटा, ध्यान समझिएगा, गोल्ड फॉयल। जैसे आप खाना लपेटने के लिए एल्युमिनियम फॉयल यूज करते हो ना, उसी तरीके का गोल्ड फॉयल का एक टारगेट ले लिया और इस सारे अल्फा कण को गोल्ड फॉयल के टारगेट पे फॉल कराया और इधर लगा दिया फ्लोरेसेंट स्क्रीन। देखिए ये क्या लिखा है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने देखा कि अगर यहां पे सारे के सारे प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और कहीं इलेक्ट्रॉन उनके बीच में होता, तो जो अल्फा कण आया है वो अल्फा कण इस प्रोटॉन से, क्योंकि अल्फा कण का चार्ज होता है +2e और प्रोटॉन का चार्ज होता है e, इससे ये क्या हो जाएगा, रिपेल। अरे एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षक। तो रिपेल होके इसका पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए, इसका बहुत सारे अल्फा कण का पाथ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके उल्टा ऐसा मिला कि सारे के सारे ऑलमोस्ट जो बीम ऑफ अल्फा कण ऐसे आ रहा था, सारा का सारा यहां पे ब्राइट स्पॉट बना रहा था, मोस्ट पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड। और सारे, मतलब फिर से सारे वर्ड बोलना गलत है और सही भी है। सही इसलिए है कि मान लो किसी स्कूल में 99.86% बच्चा पास हो गया। जैसे मान लो अगर 100 बच्चा है तो 100 बच्चा में 99.86% बच्चा, 1000 बच्चा ले लो, 1000 बच्चा में 999 बच्चा पास कर गया, एक फेल कर गया। तो तुम बोलो सारे पास कर गए, एक तो महानालायक था। तो उसी तरीके से यहां पे समझना कि यहां पे अगर 1000 अल्फा पार्टिकल आया है तो उसका 99.86%, 99 से भी ज्यादा 86% अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के अपने पाथ में बिना डेविएट हुए यहां पहुंच गया। और 0.14,
अगर 99.86% यहां पहुंच गया तो बचा कितना? 0.14%। 0.14% अल्फा पार्टिकल ही थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होता है, हल्का सा 1-2 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ। और 1 इलेक्ट्रॉन इन 1 अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा कण 10⁻6 अल्फा कण में से 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब ये बात समझिए, मिलियंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, मिलियंस का मतलब हो गया करोड़ अरब, मिलियंस ऑफ अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब गया और पीछे एग्जैक्टली डिफ्लेक्ट हो गया। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। देखिए ना, यहां पे छोटे छोटे एरो बने हैं, मतलब सारे अल्फा कण जो 5.5 mm से था, ये गोल्ड फॉयल को पेंट्रेट करके बाहर निकल के यहां पे ब्राइट स्पॉट बनाया, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल यहां पे मिले। मतलब 1 डिग्री पे 0.14% मिला होगा, 2 डिग्री पे 0.01% मिला होगा, 3 डिग्री पे 0.001% मिला होगा, और ये तो एकदम ही कम हो गया 0.00001% अल्फा कण। मतलब मिलियंस ऑफ अल्फा कण में से एक अल्फा कण 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गया। तो रदरफोर्ड कहता है कि जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल गलत है। लोगों ने बोला कि तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट उसको गलत कैसे प्रूव कर रहा है? तो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या कहता था? प्रोटॉन पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है? पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड, जो जे थॉमसन का स्टूडेंट ही था, खुद का स्टूडेंट ही था, वो कहता है कि अधिकतम अल्फा कण बिना किसी विचलन के पन्नी को पार कर गया, मतलब गोल्ड फॉयल वाली पन्नी को पार कर गया। आपतित अल्फा कणों में से लगभग इतना 1 डिग्री से अधिक परिकर्णन होता है। मतलब 1 डिग्री से अधिक परिकर्णन, मतलब सीधा चला गया तो 1 डिग्री तो बहुत कम है ना, 1 डिग्री का तो स्पॉट ही बनेगा। उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन 0.14% इलेक्ट्रॉन का ही हुआ है। आपतित अल्फा कणों में से लगभग इतना में से 90 डिग्री से अधिक विक्षेपण देखा गया। मतलब ये देखो कितना परसेंट है, 0.0125% में से इतना परसेंट अल्फा कण में 90% से विक्षेपण देखा गया। और एक और मैंने बताया था, एक अल्फा कण 10⁶ अल्फा कण में से, जिसका परसेंटेज निकालोगे तो और कम आएगा, 0.0001 आएगा, में से 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है। तो ये तो हो गया प्रक्षेपण, मतलब ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, जो रदरफोर्ड है वो कहता है कि देखो, परमाणु के भीतर अगर पूरे स्पेस में अल्फा प्रोटॉन होता तो अल्फा कण का डिफ्लेक्शन ज्यादा होता। पूरे एटम के अंदर एक पिन पॉइंटेड स्पेस है जिसके अंदर अल्फा प्रोटॉन है, और बाकी स्पेस में पूरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, एक पिन पॉइंट स्पेस में, ये रहा पिन पॉइंट स्पेस, ये समझ में आया कि नहीं है? ये इसी के अंदर प्रोटॉन है, और वो जो स्पेस है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के हिसाब से जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली सेंटर पे होना चाहिए। उसका जो रेडियस होगा वो होगा 10⁻⁻15 मीटर, मतलब फर्मी मीटर के ऑर्डर में। 10⁻⁻15 मीटर मतलब ये हो गया फर्मी मीटर के ऑर्डर में। और जो एटम का साइज होता है, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको फील करिए, मैं आपको फील करा दूंगा। एटम का साइज होता है 1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर में, मतलब 10⁻10 मीटर, और वह 10⁻15 मीटर। तो कितने का डिफरेंस हो गया? 10⁵ मीटर का। अगर यहां पे देखा जाए तो इस जहां जो सेंटर पे रहता है उसको नाभिक बोला था रदरफोर्ड ने, और वो बोला कि देखो, जो एटम का साइज है उसकी तुलना में अगर मैं नाभिक का साइज देखूं तो ये 10⁻15 ऊपर है 10⁻10, तो ये 10⁵ मीटर आएगा। मतलब ये 100 किलोमीटर हो गया। 100 किलोमीटर का डिफरेंस होगा उनके रेशियो में। तुम्हें आदि बच्चा को जिनका गणित कमजोर है वो सोचेंगे सर उसकी कुल साइज है तो 1 एंगस्ट्रम बोल रहे हो, और उनके साइज का रेशियो 100 किलोमीटर का डिफरेंस। अरे रामलाल, अनुपात। अगर मैं इसको एटम को, जैसे नाभिक को 1 मीटर का बनाऊंगा, 1 मीटर का अगर बनाऊंगा तो इनका अनुपात हो गया 10⁵ मीटर। तो अगर मैं नाभिक को 1 मीटर का बनाऊं
तो जो एटम है ना वो 10 का पावर 5 मीटर का बनना चाहिए, मतलब 100 किलोमीटर का बनना चाहिए एक्सपेरिमेंटली। लेकिन अगर मेरा नाभिक ही है 10 का पावर -15 मीटर, तो इससे 5 गुना ज्यादा, तो 10 का पावर -10 मीटर का एटम होता है। इसको और ऐसे समझो कि मान लो मैं कोटा में बैठ के एक्सपेरिमेंटली, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक तो होता है नेचुरल और एक होता है हैंडमेड। मतलब मैंने नेचुरली नहीं, मतलब मैंने हाइपोथेटिक बनाया, एक एटम बनाया, मतलब हाथों से बनाया। अरे उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। मैंने एक आर्टिफिशियल एटम बनाया, और वो जो आर्टिफिशियल एटम मैंने बनाया, सॉरी आर्टिफिशियल नाभिक बनाया, और उस आर्टिफिशियल नाभिक का हमने साइज रखा 1 मीटर का। आर्टिफिशियल नाभिक का साइज हमने रखा 1 मीटर का। तो जो हमें एटम बनाना पड़ेगा उस नाभिक के लिए, कितना बड़ा बनाना पड़ेगा, हमें 10 का पावर 5 मीटर, मतलब 100 किलोमीटर बड़ा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोटा तो छोड़ो, राजस्थान का 100 किलोमीटर रेडियस, तो डायमीटर हो जाएगा 200 किलोमीटर। पूरा राजस्थान, लगभग पूरा राजस्थान नहीं, 50-60% राजस्थान, कोटा के साथ साथ 50-60% राजस्थान उसके अंदर आ जाएगा, नाभिक के अंदर, एटम बनाने के अंदर। समझ लो, तो इसको फील करो कि इतना छोटे से स्पेस में सारा का सारा प्रोटॉन होता है, इतने छोटे से स्पेस में सारा का सारा प्रोटॉन होता है, और एटम के लिए जगह 10 का पावर 5 गुना ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए जगह 10 का पावर 5 गुना ज्यादा होता है। तो देखो क्या कहता है, परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली है क्योंकि लगभग इतना % अल्फा कण विक्षेपित हुए बिना बाहर आ गए। मतलब खाली है, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, और काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा था कि सेंटर पे बैठा हुआ ये प्रोटॉन उसको इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। समझ में आया कि नहीं है? परमाणु के केंद्र पर सकेंद्रीय धनावेश का एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र, देखो यही सूक्ष्म क्षेत्र एकदम छोटा होना चाहिए, इस सूक्ष्म क्षेत्र को नाभिक कहते हैं। अल्फा कणों के प्रकीर्णन के कारण परमाणु के नाभिक और अल्फा कणों के बीच हुई टक्कर है ना, मतलब वो थोड़ा बहुत जो डिफ्लेक्ट हुआ है तो उनके इफेक्ट की वजह से, फोर्स की वजह से तो डिफ्लेक्ट हुआ है, अल्फा कण और नाभिक के बीच के फोर्स। अल्फा कणों की तुलना में परमाणु का नाभिक इतना अधिक भारी है, अल्फा कणों की तुलना में परमाणु का नाभिक इतना अधिक भारी होता है कि टक्कर के समय यह स्थिर रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अत्यंत हल्के होने के कारण अपने से कहीं बहुत अधिक द्रव्यमान वाले अल्फा कणों को पर्याप्त रूप से विक्षेपित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो इतना हल्का होता है ना कि वो, और अल्फा कण इतना भारी है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 2000 गुना, और अल्फा कण का द्रव्यमान हो जाएगा 8000 गुना, 4 गुना ज्यादा होता है ना। तो अल्फा कण की गति को इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं कर पाते। विक्षेपित कौन कर पाएगा, तो ये नाभिक, जहां पे छोटे से स्पेस में बहुत सारे प्रोटॉन है। लेकिन ये है कहां, एकदम पिन पॉइंटेड स्पेस में। तो यहां से जो अल्फा कण जाएगा वो सीधा चला जाएगा, यहां पे अल्फा कण सीधा 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 सीधा, एक यहां पे एकदम सीधे, यहां पे जो अल्फा कण आएगा वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा। देखो ना, यहां पे जो अल्फा कण आया सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा। इसीलिए सारे के सारे जो अल्फा कण के बीम थे वो एक ही जगह पे स्पॉट बनाते हुए दिख रहे थे। 100 में से क्या, 1000 में से 1-2 का डिफ्लेक्शन यहां पे होगा थोड़ा सा। समझ में आया कि नहीं है? तो इसीलिए कहा गया कि पूरा अंदर का जो स्पेस है वो लगभग खाली है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है, और बाकी के सारे प्रोटॉन पूरे एटम के एक परमाणु के एक छोटे से स्पेस यहां पे रहते हैं, जिसकी साइज एटम के साइज से 10 का घात 5 गुना कम है। एटम के साइज से 10 का घात 5 गुना कम है। यह है आपका परमाणु का त्रिज्या, और यह है आपका परमाणु का त्रिज्या, और यह है आपके नाभिक। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है कोई प्लैनेट, कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ जैसे चक्कर लगाता है, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जब कोई अल्फा कण धातु की पन्नी से टकराया है तो यह बाह्य इलेक्ट्रॉन बम को भेद कर नाभिक के समीप पहुंच जाता है। फिर यह कूलम्ब के प्रतिकर्षण बल के प्रभाव में गति करता है। इसका पथ एक अति प्रबलाकार है, जिसे बाह्य बलों के रूप में नाभिक कहते हैं। देखो क्या होता है कि यहां से जो अल्फा कण जाएगा सीधा जाएगा,
एक अल्फा कण जो यहां से गुजरा है वो हल्का सा ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, हल्का सा। अब तुम्हें पाथ तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट करके दिखा रहा हूं मैं, जो दिख जाए हल्का सा डिफ्लेक्ट होगा। और इसके जो डिफ्लेक्शन का पाथ है वो कहता है कि अति परवलयाकार पथ होगा इसके डिफ्लेक्शन का। अच्छा सर, ऐसा उसका पाथ क्या होगा जो एग्जैक्टली मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी 10 का घात 5 गुना कम है कि एक अल्फा कण एकदम सीधा, एक अल्फा कण ध्यान से समझिएगा, एक अल्फा कण एकदम सीधा सीधा नाभिक के सामने ही जाए, एकदम सीधा नाभिक के सामने जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये नाभिक भी है आपका पॉजिटिव चार्ज, नाभिक भी है आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये अल्फा कण भी है पॉजिटिव चार्ज। जब ये एकदम सीधा जाएगा तो इसको रिपेल करता रहेगा, रिपल्सन के कारण ही तो पाथ इसका ऐसा हुआ है, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो इसके प्रतिकर्षण की वजह से कम होने लगेगी, स्थिति में जाएगी, तो ये किसी r डिस्टेंस पे रुक जाएगा, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब है किसी थीटा कण पर परिकर्णीय अल्फा कणों की संख्या कितनी होती है की गणना करने के लिए सूत्र। तो ये सूत्र से आज तक नीट में सवाल नहीं पूछा है, आज तक सवाल नहीं पूछा है, लेकिन कभी अगर थोड़ा बहुत पूछ दे तो हम फील कर लेते फॉर्मूला क्या होता है। आपको याद रखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, अर्जेंट नहीं है कि ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, क्योंकि आज तक इस पे सवाल नहीं आया, पढ़ाते भी नहीं है इसको लोग। एन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एन इंटू थीटा नहीं लिखा है, हमने लिखा है कि एन कण किसी थीटा पे कितना होगा, उसका सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, जेड स्क्वायर। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, जैसे गोल्ड फाइल हमने लिया था, और उसे ज्यादा एटॉमिक नंबर के मैं कण ले लूं, तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर लूंगा तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, प्रोटॉन ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। मतलब किसी भी थीटा, मतलब 10 डिग्री पे अगर मैं संख्या देख रहा हूं तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि मान लीजिए जेड नंबर एटॉमिक नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है तो किसी भी थीटा पे नंबर ऑफ पार्टिकल है 10, अगर मैं एटॉमिक नंबर को 2z कर दूं या 3z कर दूं, 3 टाइम्स ऑफ जेड कर दूं, मतलब एटॉमिक नंबर को 3 गुना बढ़ा दिया, तो उतने ही एंगल पे कितने कण मिलेंगे, तो उतने ही एंगल पे आपको 9 गुना ज्यादा कण मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा कण डिफ्लेक्टेड, देखिए थीटा कोण पर परिकिरणित मतलब होता है डिफ्लेक्टेड, प्रकिरणित अल्फा कणों की संख्या, ये है, ये है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, प्रकिरणित अल्फा कणों की संख्या किसी थीटा एंगल पे वो जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है, ठीक है, बटा साइन का पावर 4 इंटू थीटा बाई 2, मतलब जितना ज्यादा कोण पे देखेंगे उतना थीटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कम मिलेगा। तो ये यहां पे एक्सपेरिमेंटली ये ऐसा डिराइव किया है फंक्शन, इनटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर, मतलब ई को हम ढंग से लिख देते हैं आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कण का होल स्क्वायर। अच्छा, ये पावर 4 आएगा, ये जो है ये पावर 4 होगा, साइन का पावर 4 इंटू थीटा बाई 2, ये आ गया। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कण की व्युत्क्रमानुपाती क्यों है, क्योंकि समझना, अगर काइनेटिक एनर्जी मैं डबल कर दूं, 4 गुना कर दूं, 10 गुना कर दूं, तो साहब जितना ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा तो गति में रहने की इनर्शिया ज्यादा होगी, तो सीधा निकल जाएगा ना। अब मान लो अल्फा पार्टिकल तो मरे से जा रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन नाभिक की वजह से ज्यादा हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी डिफ्लेक्शन उतना कम होगा। गतिज ऊर्जा ज्यादा तो गति की इनर्शिया ज्यादा तो डिफ्लेक्शन कम, गतिज ऊर्जा कम तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो ये सूत्र है, ये सूत्र है, किसका सूत्र है बेटा, इन वर्सेस थीटा का। तो आपको याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इस पे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल जो पूछे जाते हैं इस पे भी नहीं पूछे जाते। संघटन प्रचाल होता है इंपैक्ट पैरामीटर, तो आपको सारी बातें बता देंगे, ऐसा ना हो कि कल को आप बोलेगी सर हमें तो पता ही नहीं था, आपने क्या पढ़ा दिया। सुनो, इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब है कि ये एटम है, ये परमाणु है, और परमाणु संख्या है मान लो जेड, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, कुल प्रोटॉन होंगे इसमें परमाणु संख्या के बराबर, तो चार्ज कितना होगा जेड ही, तो यहां पे सेंटर पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा जेड ही। आप समझते हैं ना कि जितने परमाणु संख्या होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो उस पे सेंटर पे चार्ज हो जाएगा जेड ही। अब बहुत इसका जो रेडियस है वो 10 का पावर -10 मीटर है, परमाणु के रेडियस की बात कर रहा हूं, तो परमाणु का जो रेडियस है 10 का पावर -10 मीटर है। अब बहुत सारे अल्फा कण जा रहे हैं, तो अल्फा कण को तो एक अल्फा कण इमीटर से हमने निकाला है, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि वो 10 का पावर -10 मीटर के रीजन में जाए,
वो तो बहुत बड़े रीजन में बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जा रहा था। तो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जब जा रहा था तो आपको मैंने कोलिजन में इंपैक्ट पैरामीटर पढ़ाया था। इंपैक्ट पैरामीटर होता है वेलोसिटी वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो देखो विराम में है, ये तो है विराम में, और ये जो है आपका अल्फा कण, ये आपका अल्फा कण, ये अल्फा कण है, तभी तो इसका चार्ज लिखा है मैंने +2e। अल्फा कण इसके सेंटर से b डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इंपैक्ट पैरामीटर। वही इंपैक्ट पैरामीटर आपको याद होगा कोलिजन में मैंने बताया था। अब इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा थीटा उतना कम डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मान लो परमाणु यहां है और अल्फा कण यहां से जा रहा है तो इसका इफेक्ट कम होगा। अगर थोड़ा पास है तो इफेक्ट ज्यादा होगा कोलिजन का। कोलिजन ही तो हो रहा है, दोनों के बीच में एक दूसरे पे फोर्स लगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसने प्लस चार्ज ने इस पे लगाया, लेकिन ये इतना भारी होता है अल्फा कण के तुलना से, ये वाला परमाणु इसके अंदर का जो नाभिक है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है, ये खुद डिफ्लेक्ट हो जाता है। और दूसरी बात, इसको हम फिक्स भी रखते हैं। तो ये जो बी की वैल्यू है ये आता है बी बराबर ZE² इंटू कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये रिलेशन आता है। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा है। ये भी, इस पे भी सवाल आज तक नहीं पूछा गया, बट यहां पे मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि मान लो कि B 0 है, इफ B 0, तो समझना, इस फॉर्मूले को फील कर लो कि सही है कि गलत, यहां से बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, B 0 मतलब जो अल्फा पार्टिकल है सीधा इस लाइन पे चल रहा है। अगर अल्फा पार्टिकल सीधा इस लाइन पे चल रहा है, B की वैल्यू हमने 0 मानी है, तो सर इंपैक्ट पैरामीटर 0 मतलब एकदम हेड ऑन कोलिजन होगा, 1D कोलिजन होगा। 1D कोलिजन होगा मतलब ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मतलब मान लो एकदम सेंटर पे ही जा रहा सीधा लाइन बना के, तो इसको छेद के तो आगे नहीं जाएगा, नाभिक को छेद के आगे तो नहीं जाएगा, मतलब ये 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्ट क्यों होगा? अरे प्रतिकर्षण है ना यार। तो जो यहां पे थीटा आना चाहिए वो 180 डिग्री आना चाहिए। अब चलिए इस फॉर्मूले से देखते हैं आता है या नहीं आता है। जैसे मैं b को 0 रखता हूं, तो 0 से ये मल्टीप्लाई होकर 0, ये मल्टीप्लाई होकर 0, मतलब यहां पे आ जाएगा cot थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। और cot थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? cot थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? 90 डिग्री पे। देखो tan 90 होता है इनफाइनाइट एंड tan थीटा होता है 1 अपॉन cot थीटा। तो cot थीटा हो गया 1 अपॉन इनफाइनाइट, मतलब cot थीटा cot 90 हो गया 1 अपॉन इनफाइनाइट, मतलब 0 डिग्री। समझ में आया कि नहीं है? तो अरे यार थीटा वोटा भी नहीं याद रहता तुम्हें। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे cot थीटा की वैल्यू बोल, cot 90 की वैल्यू बोल। cot 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहां पे ये 0 आ गया, मतलब ये जो थीटा है वो रही होगी 90 डिग्री। cot 90 ही 0 होता है, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। यही तो थीटा डिफ्लेक्शन है। अपने पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुआ है? तो 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूले से ये प्रूफ हो रहा है, तो कम से कम इतना तो फील कर लो। समझ में आया कि नहीं है? ये फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ये समझ लो कि कल को तुम्हें रिवाइज करो तो थोड़ा बहुत नजर चला जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमें ड्रॉबैक से पहले पढ़ना है, अच्छा वो नहीं लिखा, यहाँ पे हमें पढ़ना है क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, ये सवाल नीट में एक बार पूछ लिया था। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कि मान लीजिए ये परमाणु है, परमाणु के सेंटर पे नाभिक है, नाभिक का चार्ज हो जाएगा +Zt, और यहां से एक अल्फा कण को मैंने इसको ऐसे अल्फा कण को मैंने बहुत दूर से, मतलब r बराबर अनंत दूरी से, r बराबर अनंत दूरी से कुछ v वेग से, v0 वेग से प्रक्षेपित किया। तो कितने मिनिमम डिस्टेंस पे जाके वो रुकेगा? मिनिमम डिस्टेंस मतलब अल्फा पार्टिकल जो है वो इसके नाभिक के कितना पास जाएगा। अब जैसे जैसे अल्फा कण बढ़ेगा, अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा कण का चार्ज कितना होता है? +2e, और इसका चार्ज कितना होता है? Ze। अल्फा कण का चार्ज होता है आपका 2e और इसका चार्ज होता है आपका Ze। तो एक दूसरे को क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा घटेगी, रिपल्सन हो रहा है ना, बंधन होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा घटेगी और स्थिति में बदलता जाएगा। एक ऐसा डिस्टेंस आएगा थोड़े समय बाद, ये r0, जहां पे ये अल्फा कण पूरा का पूरा रुक जाएगा। ये अल्फा कण का वेग क्या हो जाएगा? 0। उसी को हम क्लोजेस्ट
डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहते हैं, मतलब मिनिमम दूरी। तो यहां से बेटा ध्यान से देखिएगा, आप यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस अल्फा कण का लगा देंगे, क्योंकि अल्फा कण पे जो बल लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, संरक्षी बल लग रहा है, तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर यहां पे अंतिम स्थिति पे इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल बराबर ये फाइनल का सम होगा। तो यहां पे जब काइनेटिक एनर्जी देखेंगे आप, यहां पे जब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे 0 और इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। काइनेटिक इस एनर्जी हाफ एम वी नॉट क्यों है? काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल 0 क्यों? कि अनंत दूरी पर है, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा, अनंत दूरी पे, अनंत दूरी पे है तो इसके बीच के इंट्रैक्शन 0 हो जाएगा। जब यहाँ आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो के जेड ई इंटू 2e, अरे भैया ये चार्ज इसका जेड ई उसका 2e बटा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर नॉट, यही तो होगा फॉर्मूला। चाहे तो आप के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दे, अभी तो के ही रहने दीजिए। तो ये आर नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर नॉट इज इक्वल टू आएगा 2kZe स्क्वायर बटा, अच्छा ये 2 ऊपर और चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, आपका पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा? 4। कैसे बेटा? ये 2 और ये आपका 2, तो 4kZe स्क्वायर बटा नीचे आ जाएगा आपका एम वी नॉट का स्क्वायर, और ये आर नॉट ऊपर चला गया, तो ये आया क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच, ये है मिनिमम डिस्टेंस। तो इसमें सवाल एक बार नीट 2000 में क्या पूछा था कि आर नॉट किसके समानुपाती होगा? तो द्रव्यमान के समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती? तो ये द्रव्यमान के सिंपल क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। ये द्रव्यमान के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। ये बेग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये एटॉमिक नंबर के समानुपाती होगा। तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा आर उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो चार्ज उतना ज्यादा होगा, तो रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, तो उतनी ज्यादा दूरी पे रुकेगा, तो आर की वैल्यू ज्यादा होगा। दूसरी बात, जितना इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो इसका जितना ज्यादा द्रव्यमान है, इसके गति में रहने की जरूरत उतना ज्यादा है, तो उतना पास तक इसको अप्रोच कर पाएगा, उतने पास तक इसको अप्रोच कर पाएगा। समझ में आया? अब है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था? तो रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। सुनो क्या था, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। असल में क्या है कि जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल बनाया उसमें बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार पथ पे घूमेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करेगा, इलेक्ट्रॉन विराम में नहीं रहेगा। विराम में कौन रहेगा? प्रोटॉन सेंटर पे। न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बोला उसने, प्रोटॉन रहेगा सेंटर पे। न्यूट्रॉन के बारे में तो हम नाभिक में पढ़ेंगे कि असल में मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जब हम नाभिक के अंदर गए तो हमें पता चला प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी वहां पे होता है, बहुत छोटे से स्पेस में। लेकिन अभी तक हम मानते हैं कि प्रोटॉन है सेंटर पे और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति, और वृत्तीय गति में लगातार इसका वेग परिवर्तित होगा, और वेग अगर परिवर्तित है तो ये त्वरित गति है। वेग अगर परिवर्तित है तो ये गति कैसा है? त्वरित गति है। और बेटा त्वरित गति में एक चीज समझिएगा कि कोई भी आवेशित मतलब कोई भी आवेश यदि विराम में तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, नियत वेग से चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और त्वरित है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ईएम तरंग उत्पन्न करता है। तो साहब अगर ये ईएम तरंग उत्पन्न कर रहा तो ईएम तरंग का मतलब है कि तो ऊर्जा उत्पन्न कर रहा, एनर्जी। ईएम तरंग का मतलब क्या है? कि एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ईएम तरंग तो एक एनर्जी प्रोपागेशन का माध्यम है। वो एनर्जी कहां से आ रहा है? आवेश के यहां से घूमने से। तो आवेश के घूमने से यहां से एनर्जी इमिट होगा, ईएम तरंग के फॉर्म में ऊर्जा 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 इमिट होगा। और अगर ऊर्जा इमिट हो रहा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा, और इलेक्ट्रॉन अपनी, देखना भाई यहां से इसके त्वरित गति के होने की वजह से ऊर्जा इमिट होगा, ऊर्जा निकलेगा, और एक ऊर्जा संरक्षित होता है तो एक ऊर्जा निकलेगा तो दूसरा खत्म होगा। मतलब ये ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा खत्म होगी, और ये इसकी गतिज ऊर्जा खत्म होने, चाल कम हो रही, तो धीरे 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 इसका चाल कम होते 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 यहां पे गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा कम होगा, गतिज ऊर्जा कम होता जाएगा, कम होगा, ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो यही तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस बात को। रदरफोर्ड ने
ये तो एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कैसे घूमता है और प्रोटॉन कहाँ होता है। लेकिन त्वरित आवेश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्ट से जो वृत्तीय गति में आवेश चल रहा है वो त्वरित आवेश है। और त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करेगा सर? त्वरित आवेश उत्पन्न करेगा आपका ईएम तरंग। ईएम तरंग मतलब ऊर्जा इमीट होगा, और ऊर्जा जो इमीट होगा वो कंटिन्यूअस होगा, मतलब कंटिन्यूअसली ऊर्जा इमीट होता रहेगा। देखो ना, धीरे 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 इसकी चाल कम होती रहेगी, मतलब ऊर्जा इमीट कंटिन्यूअस होगा। तो ये कंटिन्यूअस ऊर्जा इमीट असल में होता नहीं है। ऊर्जा इमीट होता है डिस्क्रीट, मतलब ई एनर्जी का ऊर्जा इमीट हो गया तो फिर कुछ 3E का एनर्जी इमीट होता है, मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। आपने एक पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? दूसरी बात, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये जो एटॉमिक मॉडल है वो तो अनस्टेबल होना चाहिए, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन आके जब प्रोटॉन से टकरा ही जाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, एटम स्टेबल होता है, लेकिन उस एटम की स्टेबिलिटी को कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल का। और वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एनर्जी डिस्क्रीट क्यों मिलता है। अगर एनर्जी ई मिला तो ई के बाद कंटिन्यूअसली घटता हुआ एनर्जी क्यों नहीं होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसको एक्सप्लेन क्यों कौन करता है? तो इसको एक्सप्लेन करता है नील्स बोर मॉडल। अब नील्स बोर मॉडल का पोस्टुलेट क्या, वो एक्सप्लेन कैसे करता है, ये दोनों चीजें मैं आपको इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट में बता दूंगा, है ना, या फिर कल आ जाएगा लेक्चर आपके पास। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है ना, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।